खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खास खबरों के साथ, जहां पर उत्तराखंड में आपदा के चलते बिजली तंत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यूपीसीएल के अनुसार राज्य भर में विद्युत व्यवस्था पूरी तरह पटरी पर आने में समय लगेगा। हालांकि आपातकालीन अस्थायी व्यवस्था से आपूर्ति बहाल कर दी गई है। आपदा में लगभग 1070 किलोमीटर विद्युत लाइनें, 5988 पोल और 419 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिससे 125 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। भूस्खलन, पेड़ गिरना और शॉर्ट सर्किट से कई फीडर खराब हुए हैं। मरम्मत के लिए टीम लगातार काम कर रही है, लेकिन कुछ जगहों पर सड़क धंसने या बहने से पहुंचने में काफी कठिनाई हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे अपने उपभोक्ताओं को अवगत कराना चाहता हूँ, सूचित भी कराना चाहता हूँ। जैसे इस बार आपदा आई, ऐसी पहले कभी नहीं देखी हमने, बल्कि हमारे तो इसमें करीब अगर मैं आकलन करूं तो 125 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हमारी कई लाइनें, पोल, कंडक्टर और आपके ट्रांसफार्मर तक बह गए, वो हमें मिले ही नहीं। उसके बाद हमने सप्लाई रिस्टोर कर नए सामान लेकर के सप्लाई रिस्टोर तो कर दिया, लेकिन इसमें हमारी इस बार बहुत ज़्यादा क्षति हुई और उपभोक्ताओं को भी परेशानी हुई, क्योंकि हम उसको जितना जल्दी हम कर पाते थे, क्योंकि सड़क न होने के कारण सड़क टूटी थी, सामान ले जाने में हमें दिक्कत आई। तो लेकिन हमने आज की तारीख में हमारे पास कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां पर बिजली नहीं है। हमारे 100% हमने जो बचा हुआ काम था वो पूरा कर लिया। उत्तराखंड में रोपवे परियोजनाएं पर्यटन और अर्थव्यवस्था के लिए नई उम्मीद बनकर उभर रही हैं। इन प्रोजेक्ट से न केवल धार्मिक स्थलों तक पहुंचना आसान होगा, बल्कि स्थानीय रोजगार और आपदा प्रबंधन में भी मदद मिलेगी। सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे 12.9 किलोमीटर लंबा होगा और इसे अडानी एंटरप्राइजेज 4081 करोड़ की लागत से बना रही है, जिससे यात्रा मात्र 36 मिनट में पूरी होगी, यानी कि धाम आप 36 मिनट में पहुंच सकेंगे। वहीं गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे पर 2730 करोड़ खर्च होंगे। औली रोपवे भूत साफ के चलते रुका है, जबकि यमुनोत्री रोपवे प्रोजेक्ट के अलाइनमेंट में बदलाव की प्रक्रिया भी जारी है। तो अभी हमारी कार्रवाई भी चली रही है इसमें। तो फिलहाल तो इसको अभी हम लोग चालू नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में वहाँ पे टूरिज़्म आपके को गति पकड़े और साथ ही साथ जो आपका विंटर में टूरिस्टों का आवागमन हमारा ज़्यादा बढ़े, इस रोपेज में तो हम लोग काम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में वहाँ पे एडवेंचर टूरिज्म कैसे प्रमोट हो, तो इसके लिए भी हम लोग अपनी ओर से कार्रवाई कर रहे हैं। तो एक हमारी टीम संयुक्त रूप से, चाहे गढ़वाल मंडल हो, टूरिज्म और आईटीबीपी के साथ मिलके और साथ में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मिलके हम लोग औली में विंटर गेम्स वगैरह स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें जितने भी इक्विपमेंट्स हैं हमारे जो रखे हुए हैं वहाँ पे, जो स्नो बनाते हैं, तो उसको चेक करने के लिए, अगर उसको ख़राब पड़े हैं तो उसको ठीक करने के लिए हमारी टीम। नदियों और जलाशयों के प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम लगातार नए प्रयास कर रहा है। अब हर जिले में सीवेज प्रबंधन से जुड़े एक्शन प्लान तैयार करने और नए प्रोजेक्ट्स की पहचान पर जोर दिया जा रहा है। गंगा के साथ साथ उसकी सहायक नदियों, झीलों और तालाबों को भी प्रदूषण से बचाने के लिए ठोस योजनाएं बनाई जा रही हैं। माननीय सचिव के निर्देशन में राज्य के सभी 13 जिलों में नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई है। नमामि गंगे निदेशक विशाल मिश्रा ने कहा कि इससे निगरानी और योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी होगा। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक जिले में हम लोगों को एक सीवेज के लिए एक्शन प्लान भी बनाना है, नए प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है और गंगा और उसके सहायक नदियां या उसके अतिरिक्त यदि कोई नदी, झील जो भी है, उन वाटर बॉडीज को पोल्यूशन से बचाने के लिए यदि कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है, तो इस संदर्भ में ऐसा महसूस किया गया कि जिले में कोई नोडल ऑफिसर नहीं है जो इस फील्ड का हो, जल निगम और जल संस्थान का, कि जो कि डीपीआर बनाते हैं और इन सभी योजनाओं का अनुश्रवण भी करें। तो हमने 13 जिले में माननीय सचिव महोदय के निर्देशन के क्रम में एक नोडल ऑफिसर्स बनाए हैं। इससे कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर मॉनिटरिंग करने में मदद मिलेगी और नए प्रोजेक्ट्स को बनाने में मदद मिलेगी। और जब हम नए प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो कहीं ना कहीं भारत सरकार में हम सबमिट करेंगे और वहाँ से हमको नए प्रोजेक्ट सैंक्शन होंगे। तो कहीं ना कहीं जो हमारी नदियाँ हैं, झील हैं, उनको साफ रखने के प्रयासों को बल मिलेगा। उत्तराखंड कैडर की 2015 बैच की आईपीएस अधिकारी रचिता जुयाल का इस्तीफा केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 16 सितंबर 2025 की दोपहर से वे भारतीय पुलिस सेवा से सेवा मुक्त हो गई हैं। बताया गया है कि राज्य के मुख्य सचिव ने 25 अगस्त को उनका इस्तीफा प्रस्ताव केंद्र को भेजा था, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी हुई है। आपको बता दें कि रचिता जुयाल के इस्तीफे के बाद राज्य में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है और उनकी भविष्य की भूमिका को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अशोक चक्र विजेता अमर शहीद हवलदार बहादुर सिंह बोहरा की 18वीं पुण्यतिथि पर बिलासपुर कांडली स्थित उनके आवास पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मंत्री ने शहीदों और उनके परिवारों के सम्मान और कल्याण के लिए राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने देहरादून में बन रहे भव्य सैन्य धाम और शहीद द्वार निर्माण की जानकारी दी। शहीद हवलदार बहादुर सिंह बोहरा ने 2008 में जम्मू कश्मीर में मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके परिवार और स्थानीय लोग भी इस अवसर पर मौजूद थे। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत माता की जय। हवलदार बहादुर सिंह बोहरा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हवलदार बहादुर सिंह बोहरा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज भारत माता के अमर सपूत जिसने हंसते हंसते देहरादून में पेपर लीक प्रकरण को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवाओं से जिलाधिकारी सवीन बंसल और एसएसपी अजय सिंह ने मुलाकात कर उन्हें समझाने का प्रयास किया है, लेकिन आंदोलन कर रहे युवाओं ने प्रस्ताव ठुकरा दिया है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने कहा कि छात्र छात्राओं का भविष्य प्राथमिकता है और राज्य सरकार उनकी करियर सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 से 4 साल में 25,000 से अधिक पारदर्शी भर्तियां हुई हैं। विरोधी ताकतों के खिलाफ सख्त कानून लागू है। जांच अब पूरे प्रदेश के हर सेंटर तक फैला दी गई है और विशेष एसआईटी गठित कर कार्रवाई तेज की गई। देखिए, ये हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं ये हमारे ही आमजन हैं और हमारी प्रशासन, राज्य सरकार, ऑनरेबल सीएम जो यूथ है, यूथ के करियर को लेकर बहुत संवेदनशील है। अभी पिछले 3 साल में, 4 साल में हमारी 25,000 भर्तियां हुई हैं विभिन्न विभागों में और सभी पारदर्शी हुई हैं। ये इसका प्रतीक है कि जो गवर्नमेंट है वो हर मींस एम्प्लॉय कर रही है कि फ्री एंड फेयर वे में उनके करियर को अंजाम दिया जाए। सेकेंडली जो हमारा नकल विरोधी कानून बना है वो इतना डेटरेंट है कि उत्तराखंड हैज इमर्ज्ड एज द फर्स्ट स्टेट कि जिसने बियॉन्ड हमारे एग्जिस्टेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ एक स्पेशल लॉ क्रिएट किया है और इस तरह के कोई भी इनपुट्स आते हैं तो वो यूज़ किया जाएगा अवश्य रूप से इस कुप्रथा को डेटर करने के लिए। थर्डली, हमने यहाँ पर जो अभी प्रोटेस्ट हमारे छात्र छात्राएं कर रहे हैं उनको यही समझाने का प्रयास किया है कि जो उनकी तरफ से इनपुट था, हमारी जांच एजेंसियों की तरफ से जो भी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की गई थी उसमें ऑलरेडी जो ड्यू एक्शन था लॉ का वो लिया जा चुका है और आगे हमने सिर्फ उसी सेंटर तक कन्फाइन नहीं रखी जांच को, पूरे प्रदेश के हर एक सेंटर तक उस जांच को, उसका जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है और जो हमारी एसआईटी स्पेशल टीम गठित की गई है उनको सुपरवाइज करने के लिए एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के हमारा एक सेंस ऑफ फेयर प्ले दिखे, उसके लिए एक हमारे ऑनरेबल रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को चेयरमैन भी नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड कांग्रेस पेपर लीक प्रकरण को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है। इसी क्रम में आज प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता गांधी पार्क गेट के सामने धरने पर बैठ गए। इस दौरान कांग्रेस जनों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पेपर लीक मामले में सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस वरिष्ठ नेताओं के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगी और जल्द ही मुख्यमंत्री आवास कूच किया जाएगा। इसके साथ ही राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और उसकी मांग उठाई गई। मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आती क्या? शर्म नहीं आती? सहजदारा में जमीन का घोटाला करने में बीजेपी का आदमी, बीजेपी का पार्षद नाम लेता है और वो उसका नाम देते हैं लैंड जिहाद।
पेपर लीक, भर्ती घोटाला आपकी सरकार में दोबारा। पहले भी पटवारी पेपर लीक हुआ, मंगलौर के मंडल अध्यक्ष मुख्य आरोपी, पहले भी SSSC भर्ती घोटाला हुआ, मुख्य आरोपी आपके हाकम सिंह 13 महीने की जेल काट के आते हैं। आज फिर पेपर लीक होता है। आपके पार्टी का एक कार्यकर्ता जिसका इंस्टीट्यूट है हरिद्वार में, वो उसमें इन्वॉल्व देखा जाता है, IT सेल का सदस्य है, आपके मंत्री और विधायकों के संग उसकी फोटोज हैं, और उसको भी आप अब जिहाद कह रहे हैं। मुख्यमंत्री अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं। आंदोलन को तोड़ने के लिए भी उन्होंने अपने स्लीपिंग सेल्स डाले हुए हैं, और इस चीज का भी खुलासा बहुत जल्दी हो गई, वो कौन लोग हैं। लेकिन कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है। हम इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर, अपने सीनियर्स के साथ मिलकर अभी 3 तारीख को मुख्यमंत्री का आवास घेराव करेंगे। राज्यपाल से भी टाइम हम ले रहे हैं, और उसके बाद प्रदेश व्यापी एक पदयात्रा निकलेगी जिसमें वोट चोर गद्दी छोड़, पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ हम सब लोग जाएंगे। हम देखते हैं कि जो मुख्यमंत्री हर चीज में हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता है, वो कितना कमजोर होगा, इस बात को समझा जाता है। UKSSC मामला लगातार प्रदेश की राजनीति में गरमाया हुआ है। इसी क्रम में आज कांग्रेस ने देहरादून के गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन कर CBI जांच की मांग उठाई है। वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए इसे मुद्दा विहीन राजनीति बताया है। साथ ही साथ भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि कांग्रेस के पास जनता से जुड़ा कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वह तरह तरह के बहाने तलाश रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा बनाए गए नकल विरोधी कानून का ही परिणाम है कि 25,000 युवाओं को बिना सिफारिश सरकारी सेवा का अवसर मिला है, जो कांग्रेस को रास नहीं आ रहा। उत्तराखंड में कांग्रेस के पास जब से वो विपक्ष में रही है, कोई मुद्दा उनके पास में नहीं रहा है, और जनता ने भी हर सिरे में उनको नकारा है। चाहे वो निकाय के चुनाव हो, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, उससे पहले वो विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कभी भी विपक्ष की भूमिका अपनी उसका बखूबी से निर्वहन नहीं किया है। अब जब कांग्रेस इस उत्तराखंड में मुद्दा विहीन हो चुकी है, तो तरह तरह के मुद्दों को छीनने का प्रयास करती है। जबकि जो प्रकरण में आज कांग्रेस धरने प्रदर्शन पर बैठी है, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इस उत्तराखंड में नकल के विरोध में एक कानून बनाया है, और उस कानून का परिणाम ये हुआ कि आज 25,000 युवाओं को बिना किसी सिफारिश के राजकीय सेवा में उनका नियोजन हुआ है। और कांग्रेस को ये भी रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस को न तो देवभूमि से कुछ लेना देना है, न कांग्रेस को युवाओं से कुछ लेना देना है। कांग्रेस केवल और केवल मुद्दा ढूंढ रही है, और वह भी उनको मुद्दा। प्रदेश भाजपा की नई कार्यकारिणी बनने के बाद आयोजित संगठनात्मक कार्यशाला पर कांग्रेस ने वोट चोरी और बड़े नेताओं के जमावड़े का आरोप लगाया, जिस पर भाजपा ने कड़ा जवाब दिया है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि कार्यशाला का उद्देश्य केवल नई कार्यकारिणी को जिम्मेदारियां सौंपना और आगामी योजनाओं पर मंथन करना था। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को बेवजह का राजनीतिक हमला करार दिया और कहा कि जनता अब ऐसे आरोपों को गंभीरता से नहीं लेती। भाजपा ने साफ किया है कि संगठन को मजबूत करने के लिए ऐसे कार्यक्रम नियमित रूप से होंगे और विपक्ष को अपने घर की व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस का हाल है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अपने संगठन में कांग्रेस से कुछ होता नहीं, अपनी कार्यकारिणी बनती नहीं है और आरोप को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाते हैं। हमारे अभी नवनियुक्त पदाधिकारी बने हैं, उनकी कार्यशाला थी, उसमें हमारे संगठन राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष जी यहाँ पर पहुंचे, हमारे प्रभारी जी यहाँ पर पहुंचे, हमारे मुख्यमंत्री अध्यक्ष जी के साथ में सभी जो नए पदाधिकारी बने उनके साथ एक कार्यशाला, उसमें कार्य योजना हमारी कैसे रहेगी, काम कैसे रहेगा, संगठन की जिम्मेदारियां क्या क्या होंगी, इन पर चर्चा और विचार विमर्श था। कहीं ना कहीं कांग्रेस जहां पर खुद एक हाशिए पर चली गई है, जनता ने भी उन्हें हाशिए पे डाल दिया और संगठन ने भी उनको हाशिए पे डाल दिया, वो हम पर। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत रुड़की के नारसन कला गांव पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसी बीच बैठक स्थल पर उन्होंने खुद ट्रैक्टर चलाकर किसानों के साथ मंच साझा किया। राकेश टिकैत ने संगठन को मजबूत करने और जल्द ही बड़ी महापंचायत आयोजित करने की बात कही। उन्होंने बट्टी टोल प्लाजा आंदोलन को याद करते हुए किसानों के हित में फिर से संघर्ष की तैयारी का ऐलान किया है। कार्यक्रम है, ये किसान संगठन की पंचायत थी और ये क्षेत्र वाइज पंचायत जिले वाइज पूरे देश भर में चली हुई है, तो उसी के तहत आज यहाँ की थी। कल की शामली जिले में है, परसों की हापुड़ में है, 27 तारीख की, 28 तारीख में मेरठ की है। तो हर रोज मीटिंगें चलती रहती है। तंग इस सरकार की योजनाओं से सब है, फसलों के दाम कम और जमीनों के दाम ज्यादा, तो जमीन बिकने का
जो ये खरीद का जो प्रोग्राम चला रखा सरकार ने कि इनकी जमीन ले लो, इस पे आंदोलन तो होंगे। चौधरी साहब, अगर सरकार एक बार पलट जाती है और कांग्रेस सरकार आती है और अरे हमें क्या पता कांग्रेस, हमारा आंदोलन तो भाई अभी कर्नाटक में भी चल रहा था। 13 गांव की जमीन अधिग्रहण कर रहे थे एयरपोर्ट के पास में। पिछले वहाँ करीब 9 साल से आंदोलन चल रहा था। ये वाले मुख्यमंत्री भी वहाँ पे गए जब वहाँ बीजेपी की सरकार थी। इन्होंने आकर आके मेरी सरकार आएगी तो मैं इसको छोड़ दूंगा। इनकी कांग्रेस की सरकार आई, वहाँ आंदोलन चल रहा था, वो 13 गांव का अधिग्रहण रद्द हुआ। तो हमारा आंदोलन सब सरकारों के खिलाफ है। हमें हमदर्द। वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट में सेवानिवृत्त शिक्षकों से अधिक वेतन की वसूली से जुड़े मामले की सुनवाई हुई है। कोर्ट ने वित्त सचिव को 9 अक्टूबर को वर्चुअल माध्यम से पेश होने के आदेश दिए हैं। ये याचिका चंपावत के 3 सेवानिवृत्त शिक्षकों श्रवण कुमार विद्यार्थी, अरुण कुमार तिलनिया और अखिलेश श्रीवास्तव द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 2000 से में उन्हें चयनमान, वेतनमान और प्रोन्नत वेतनमान और वार्षिक वेतन वृद्धि दी गई थी। अब विभाग 2006 से गलत वेतन निर्धारण का हवाला देकर पेंशन रोके हुए है और लाखों की वसूली की नोटिस जारी कर चुका है। चंपावत में वर्ष 1990 में कुछ शिक्षकों की तदर्थ नियुक्ति हुई थी। 2002 में उनको विनियमित किया था। उसके बाद उनको चयनमान वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान और वार्षिक वेतन वृद्धियाँ उनकी तदर्थ सेवाओं को जोड़ते हुए दे दी गई थी। वर्तमान में उसमें से बहुत सारे लोग सेवानिवृत्त हो गए हैं 2023-24 में, और कुछ अभी सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। इस बीच मुख्य शिक्षा अधिकारी चंपावत ने एक आदेश जारी कर दिया कि आप सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों के सेवानिवृत्त लाभ तब देंगे जब उनसे आप पहले रिकवरी कर लें, क्योंकि उनको जो तदर्थ सेवाओं को जोड़ते हुए सेवा लाभ मिला है वो गलत है। तो इस तरह किसी की 13 लाख की और एक की तो 29 लाख की रिकवरी निकाल दी है। आज माननीय न्यायालय के सामने जब हमने ये मामला रखा तो माननीय न्यायालय ने इसको गंभीरता से लिया है और वित्त सचिव को आदेशित किया है कि वो 9 तारीख को वीसी के माध्यम से न्यायालय में जुड़ें और अपना पक्ष रखें और संबंधित विभागों से जानकारी लें कि ये पूरे प्रदेश में ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों कर्मचारियों को पहले गलत दिया गया, क्यों अब रिकवरी हो रही है। इस पूरे प्रकरण में 9 तारीख अल्मोड़ा नगर के गौलना करड़िया मोहल्ले में देर रात वन विभाग की टीम ने 6 साल के नर तेंदुए को पिंजरे में कैद किया है। इलाके में कई दिनों से तेंदुए की मौजूदगी से लोगों में डर का माहौल था। वन विभाग ने रात भर अभियान चलाकर तेंदुए को पकड़ने में सफलता हासिल की। पकड़े हुए तेंदुए को सुरक्षित रेस्क्यू सेंटर भेजा गया है, जहां चिकित्सकीय जांच और उपचार के बाद जंगल में छोड़ा जाएगा। उप वन संरक्षक दीपक सिंह के अनुसार ये पिछले 1.5 महीने में धारानौला क्षेत्र से पकड़ा गया तीसरा तेंदुआ है। ग्रामीणों से सतर्क रहने की भी अपील की गई है। देखिए, गोलना के क्षेत्र से कुछ लोग मिलने आए थे। उनका कहना था कि साहब यहाँ पे गुलदार दिखाई देता है, तो त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने टीम वहाँ भेजी थी। उन्हें भी महसूस हुआ कि इधर मूवमेंट है, तो उसके क्रम में हमारे द्वारा अनुमति लेकर पिंजरा लगाई गई थी और आज तड़के सुबह उसमें पिंजरा में गुलदार कैद हो गया है। उसको हम लोग रेस्क्यू सेंटर लाए हैं। उसकी प्रारंभिक परीक्षण जारी है और इससे जो क्षेत्र के लोग हैं उनमें काफ़ी राहत है। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हर प्रयास किया जाएगा जिससे कि हम ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को न्यून कर सकें। देखिए, यदि हम बात करें पिछले 1.5 महीने की, तो उसमें 3 गुलदार पकड़े गए हैं और जहाँ भी ऐसे हम लोग काफ़ी श्योर हो जाते हैं कि हाँ गुलदार की मूवमेंट है, वहीं पे पिंजरा लगाते हैं और उसमें सफलता भी मिलती है और लोगों को राहत भी मिलती है। हरिद्वार के मंगलौर में कोतवाली पुलिस ने गैस चोरी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने रात के अंधेरे में दबिश देकर एक बड़ा गैस कैप्सूल, 23 सिलेंडर और एक पिकअप वाहन बरामद किया है। पुलिस के अनुसार पकड़ा गया कैप्सूल अवैध तरीके से गैस ट्रांसफर करने में इस्तेमाल हो रहा था। छापेमारी के दौरान 3 आरोपी मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। जांच में सामने आया है कि ये गैस चोरी का खेल लंबे समय से चल रहा था और इसमें कई अन्य लोगों की संलिप्तता भी हो सकती है। धर्मनगरी हरिद्वार में रामलीलाओं की धूम मच गई है। विभिन्न समितियों मंच पर रामायण के पावन प्रसंगों को जीवंत कर रही है और साथ ही साथ BHEL सेक्टर 1 और 2 की रामलीला समिति में गणेश पूजा के साथ शुभारंभ हुआ है। वहीं अन्य समितियों ने उत्तराखंडी शैली और आधुनिक अंदाज में ऑपरेशन सिंदूर जैसे विशेष मंचन किए हैं। दर्शक बाल रामलीला और डांडिया नृत्य का भी भरपूर आनंद उठा रहे हैं।
इस मौके पर भाजपा विधायक आदेश चौहान भी पहुंचे और आयोजन की सराहना की। आयोजकों के अनुसार इस बार की रामलीला में राम वनवास को लेकर और रावण वध और राजतिलक तक के सभी प्रसंग दिखाए जाएंगे। सुंदर आज अपना परसों की बात ही 52 साल हो गए हमारी इस रामलीला मंच को। और जो हमारी रामलीला मंचन है यशवीर कला मंच हमारे गुजरात से हमारे जो मार्गदर्शक निर्देशक हैं वो मुख्तार सिंह जी, उनकी पूरी टीम यहाँ 1 महीने से प्रैक्टिस कर रही है। और उनका मंचन का ये कार्यक्रम हमारा 23 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर दशहरा महोत्सव भी यहीं इसी ग्राउंड में बनाया जाएगा। इस तरह से हमारी रामलीला चलेगी। सनातन को लेकर के क्या महत्व है रामलीला का? सनातन को लेकर बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि सनातन की जो हमारी पुरातन चीजें हैं वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम इन चीजों को जिंदा रखें और नई युवक है, नई पीढ़ी है, उनको हम कुछ सिखाएं, राम के आदर्शों को और उनको देने की प्रयास करें। आज के समय में देखा जा रहा है कि कुछ लोग सनातन के ऊपर कुठाराघात भी करते हैं, उन लोगों के लिए क्या है? उन लोगों के लिए ये सीख है कि अगर ये संस्कृति हमारी जो है ये समाप्त की हो जाएगी तो हमारा देश जो मूल हमारा देश का है जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन लोगों को मैं शिक्षा देना चाहता हूँ, उनको लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा जो हिंदुस्तान है हजारों साल की पुरानी संस्कृति के साथ जिंदा है और संस्कृति को जिंदा रहना, हिंदुत्व को जिंदा रखना हमारा। हरिद्वार के जगजीतपुर क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। सुबह एक बार फिर 3 हाथियों का झुंड जमालपुर कला रेलवे क्रॉसिंग से होते हुए कॉलोनियों में पहुंच गया। अचानक हाथियों की मौजूदगी से लोगों में दहशत फैल गई। रेलवे लाइन पार करते हुए हाथियों का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने चिंता जताते हुए कहा कि 2 साल पहले इसी तरह इसी स्थान पर हाथी की ट्रेन से मौत हो चुकी है। अब ग्रामीणों ने वन विभाग से ठोस कार्रवाई की मांग की है। चल गई वीडियो देखी, चल गई वो चल रही। आजा भैया आजा, उधर तक निकला लग रहा, आजा। तीनों खतरनाक और लक्सर क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने साहस और धैर्य का परिचय देते हुए एक नीलगाय की जान बचाई है। सोनाली नदी के पुल के नीचे दलदल में फंसी नीलगाय को देख स्थानीय लोगों ने सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। नीलगाय लचर हालत में गहराई तक फंसी हुई थी। टीम ने क्रेन की मदद से वनकर्मी को दलदल में उतारा। रस्सी बांधकर करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद नीलगाय को बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू के दौरान पुल पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए और बाद में नीलगाय को सुरक्षित निकाल दिया गया। चलिए बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।